हेलो दोस्तों। वेलकम बैक इन पृथ्वी एंड कौशल व्लॉग्स। पृथ्वी एंड कौशल व्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से हिंदू धर्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था कैसी थी। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था पे खासकर चर्चा कर रहे हैं आज कि वो क्या था। जो आजकल कहते हैं कि जातिवाद थी धर्म में, आपके धर्म में जातिवाद है, कुछ लोग कह देते हैं, या ये हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, हिंदू ही करते हैं, बहुत सारे जो कम्युनिस्ट होते हैं वो करते हैं अधिकतर, तो कि इसमें तो ये खराबियां हैं, ये खराबियां हैं, ये बुराइयां हैं। आज हैं वो, एक्चुअली आज हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, आज के लिए तो ठीक कर रहे हैं, वो हैं। लेकिन ये आरंभ में नहीं थी। जो वैदिक धर्म जो था, सनातन धर्म, उसमें नहीं थी। आज भले बेशक हैं, और वो जो करें वो ठीक करें, इस बारे में तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है। वैदिक धर्म में पहले जाति व्यवस्था का कहीं कोई स्थान नहीं था। उस टाइम वर्ण व्यवस्था थी, और ये पूरा समाज जो था, सभी सभी एक तो आर्य थे, चाहे वो शूद्र हो, शूद्र भी आर्य ही होते थे। ये अभी पीछे मैं आपको बताऊं कि इसमें ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है कि एक अपने उनकी जो फेमस पुस्तक है जिसमें घूर सुधराज के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा कि ये बात लिखी है। एक तो ये उन्होंने ये कहा कि जो शूद्र थे उस समय वो भी आर्य ही थे, ऐसा नहीं कि वो आर्य नहीं थे, अनार्य थे, ऐसा नहीं था। और दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है कि जो उस समय शूद्र थे, वो आज के जो दलित समाज है उसका, उस दलित समाज का उन शूद्रों से कोई संबंध नहीं है। अब क्या थी उस टाइम की वर्ण व्यवस्था, पहले तो मैं ये बताता हूँ और फिर उसके बारे में और बताऊंगा कि चार वर्ण होते थे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण जिसका काम था शिक्षा, ज्ञान, और जैसे कि नए नए प्रयोग करना, वैज्ञानिक रूप से जो काम करते थे, या जो डॉक्टर्स थे होते थे, उसके वैद्य होते थे, वो इसी वर्ण में आते थे लगभग। और दूसरा था क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम था सेना में, स्वाभाविक बात है, जो वीर होते थे, इनमें लड़ने का जज्बा होता था देश के लिए। और वो स्थानीय पुलिस समझ लीजिए, पूरा एक सिस्टम जो किसी भी सरकार में होता है वैसे वो उसमें था। तो वो क्षत्रिय आते थे उसमें सेना के लिए, वीर योद्धाओं के रूप में, मार्शल कौम जो थी वो। अब तीसरे नंबर था वैश्य। वैश्यों में काफी सारे लोग आते थे जिनमें स्किल होती थी किसी भी चीज की, वो सभी इसी में आते थे। जैसे कि कोई खेती बाड़ी का काम करता है, कोई व्यापार का काम करता है, या कोई किसी भी चीज को बढ़ाने का काम करता है, वो सब वैश्य में समाज में आते थे। और नंबर 4 था शूद्र, जिनके पास कोई स्किल नहीं है किसी भी तरह के काम करने की, कोई ज्ञान नहीं है उनको किसी भी तरह का, कोई मतलब कि पुस्तकों के बारे में वो नहीं जानते हैं कुछ भी, जो आलसी होते थे, बस इनको खाने से मतलब होता था। तो वो मजदूरी के ही काम आते, बस उनसे एक ही काम दिया जाता था, मजदूरी। उनको बता दो ये काम ऐसे करना हो, इतना काम देर में देर में काम में पूरा करना है, वो उसी काम में लगते थे, सेवा में या मजदूरी के कार्यों में। वो होते थे शूद्र। अब क्योंकि बच्चा के सभी जिनके भी उस टाइम में जो बच्चे पैदा होते थे वो सभी शूद्र ही पैदा होते थे, जन्म से सभी शूद्र होते थे। और सभी लोगों को अपनी जाति चुनने का, वर्ण चुनने का अधिकार होता था। उस समय एक व्यवस्था थी कि सभी को अपना वर्ण चुनने का अधिकार होता था। कैसे होता था बताता हूं आपको, कि जो जैसे किसी शूद्र के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, उसकी रुचि जो है कि पढ़ाई लिखाई में है, या कुछ खोज करने में है, किसी भी अच्छी चीज में, मतलब कि जो शिक्षा से संबंधित है या खोज से संबंधित है, इस तरह की चीजों में है, तो उस बच्चे का वर्ण चेंज होकर क्या बन जाता था, ब्राह्मण। जो सबसे एलिट वर्ग था उस कोटि का, वो उसमें चले जाता था वो बच्चा। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए आप किसी ब्राह्मण का या क्षत्रिय का या वैसे का किसी का बच्चा, किसी ब्राह्मण का बच्चा हुआ, और वो उसमें कोई स्किल पैदा नहीं कर पाया वो अपने आप में, उसमें है ही नहीं इतना गुण मान लो,
वो ना शिक्षा में कुछ अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं, उसको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है वो, ना वो मतलब कि उसका शरीर इतना मजबूत होगा या शरीर से वो उसने कुछ ऐसा अपने आप को बलवान बनाया कि वो क्षत्रिय ही बन सके, वीर साहसी योद्धा हो, ऐसा भी नहीं है। और उसके अंदर कुछ व्यापार करने की या भूमि जोतने की ऐसी कोई शक्ल नहीं है। तो वो ब्राह्मण का लड़का चला गया कहाँ पे, शूद्र वर्ण में। ये एक व्यवस्था होती थी, इसमें किसी का तो ये नहीं था कोई ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण ही रहेगा, ये उस समय नहीं था, ये था वर्ण व्यवस्था। अब एक और था कि उस टाइम के न्याय सिद्धांत क्या था। तो जो मनुस्मृति में दिया गया है न्याय का विधान कैसा था, वो ये था कि जैसे किसी भी शूद्र ने कोई अपराध किया है तो उसको मान लो कि उस अपराध की 2 साल की सजा होती है उस अपराध के लिए शूद्र को। और यदि वही अपराध सेम टू सेम वैश्य करता है तो वैश्य को वो सजा उसी अपराध के लिए 4 साल की सजा मिलती थी। और यदि वही अपराध को कोई क्षत्रिय वंश वर्ण वाला करता है तो उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए 8 साल की सजा मिलती थी। और यदि वही अपराध किसी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति करता है, वर्ण का व्यक्ति करता है, तो उसके लिए उसको 16 से लेकर 32 साल तक की सजा मिलती थी। अपराध सेम होता था, करने की परिस्थितियां सेम होती थी, लेकिन सजा में फर्क था। कारण यह था कि एक शूद्र है, अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं पता है, उसने किया तो किया, उसके लिए माफी भी चल जाए, मतलब कि कम अपराध सजा में भी उसका काम चल जाए, क्योंकि उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। लेकिन एक ब्राह्मण, एक एलिट वर्ग का, जिस पर सभी सुविधाएं हैं, सभी मतलब उसको ज्ञान है हर चीज का, और ये पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका क्या अंजाम होगा, और फिर भी करता है, तो वो ज्यादा सजा का अधिकारी है, उससे 8 से 16 गुना ज्यादा सजा का अधिकारी है वो व्यक्ति। इस तरह का विधान की वर्णन समृद्धि में है, मनुस्मृति में। वर्ण व्यवस्था और समृद्धि के ऊपर कुछ बातें थी। यदि आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसके शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।